आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का छठवां भाग लेके आ रहे हैं। यह आपके हाई लेवल के एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए ये छठवां भाग है और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कवर करते हैं ये थोड़े हाई लेवल के होंगे। अगर आपको इससे लो लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप लूसेंट और स्पीडी वाली हमारी सीरीज देख सकते हैं जिसमें 150 से अधिक वीडियो अपलोड की गई है। इसके अलावा अगर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए आपको ऐप पे मटेरियल मिलेगा, आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। इसके कई सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, उन्हें देखने के बाद आप इसे देखिए। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था। देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पे अकबर रूल कर रहा था तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। इनफैक्ट आप ये कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया था। चार्टर मतलब कि एक कानून बनाया गया लंदन में। उस कानून के मुताबिक एक कंपनी बनाई गई जिसको अधिकार दिया गया कि ये कंपनी जाकर के भारत में व्यापार करेगी। तो ये इसको जो पावर मिला इसे चार्टर कहा गया। तो वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनके द्वारा ये चार्टर दिया गया था। तो जब यहाँ पे अकबर रूल कर रहा था, अकबर मतलब कि 1556 से लेके 1605 तक, तभी लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आना चाहिए उस समय अकबर यहाँ से मर चुका था 1605 में। 1605 के बाद आता है जहांगीर जो कि रहता है 1627 तक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा। अब ऐसा नहीं था कि कोई भी आकर के कहीं पर भी कंपनी बैठा ले, क्योंकि उस समय उनका रूल तो था नहीं। पहले उनको आके यहाँ के राजा से परमिशन लेना था। तब यहाँ पे सबसे पहले भेजा गया विलियम हॉकिंग को। विलियम हॉकिंग जहांगीर के दरबार में लगभग 2 साल तक रहे, लेकिन ये जहांगीर को अपनी कंपनी खोलने के लिए मना नहीं पाए। जब ये मना नहीं पाए तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और व्यक्ति को जहांगीर के दरबार में भेजा और इनका नाम था सर थॉमस रो। थॉमस रो आता है, जहांगीर से बात करता है और जहांगीर इसके लिए मान गया। जहांगीर से कहा गया कि हम यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे केवल एक वेयर हाउस खोलेंगे। वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि स्टोर, गोदाम खोलेंगे, अपना सामान ला के यहाँ पे रखेंगे, इसे हम जा के खुद बेच देंगे। बेचने के बाद जो हमको फ़ायदा मिलेगा इसमें से हम आपको टैक्स दे देंगे। जहांगीर को लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और देखा जाए तो वैसे भी जहांगीर का उतना ज़्यादा मन राजपाट में नहीं लगता था। जहांगीर की पत्नी ही यहाँ पे राजपाट करती थी। जहांगीर तो एक पेंटर था। अगला है कि जहांगीर ने खान की उपाधि से किसको सम्मानित किया, तो ये थे सर विलियम हॉकिंग जो कि पहले आए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है, कौन पहले आया, किसको परमिशन मिली। तो पहले आया विलियम हॉकिंग, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली। बाद में आया सर थॉमस रो और इसको परमिशन मिल गई। विलियम हॉकिंग को एक खान कहा था जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान किसको कहा, तो यही है विलियम हॉकिंग। इंग्लिश खान कहिए या फिर खान कहिए। अगला है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत कब आए। ये आए थे 1615 में। यहाँ पे इनको परमिशन मिली और तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहला वेयर हाउस खोला। वेयर हाउस इनका पहला कहाँ खुला, तो सूरत में। ये आप याद रखिए बहुत जरूर। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था कहाँ पे, तो अजमेर में, और यहीं पे जहांगीर इनको परमिशन दे देता है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है उसका नाम क्या है, यह है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। यह है जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह जफर। ये तीनों मुगल शासक हैं। बाबर को भी आप देखेंगे कि इसका जो मकबरा है भारत से बाहर है, काबुल में है। उसी तरह जहांगीर का भी भारत में नहीं है और बहादुर शाह जफर का भी भारत में नहीं है। अगला है कि मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पे कब पहुंची, तो ये था जहांगीर का टाइम पीरियड, मतलब कि 1605 से लेकर के 1627 तक। अभी हमने आपको बताया कि जहांगीर एक पेंटर था और कहा जाता है कि यह पेंटरों का कद्रदान भी था।
जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी किसको दी थी? ये दिया गया था अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई, तो ये थे मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर, या फिर इसका जो उपनाम है ये याद रखिए, नादिर उल असर। देखिए, इसको आपको ना तो नोट करने की ज़रूरत है, आपको इसे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ऐप पे जाएंगे तो इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में इसे आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी मिलेगा, जो एक समय पे कम समय देकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाहों में से वह कौन है जो अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा? फारसी में इन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा को, और इनका नाम है जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था किसके द्वारा? तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में आप इनके बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, किसने किया? ये किया खुर्रम ने। खुर्रम मतलब कौन? ये जहांगीर का बेटा था। खुसरो भी था, और महावत खान जो कि एक मंत्री था। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था, ये कौन है? तो ये है जहांगीर। अभी हमने आपको बताया कि खुसरो भी जहांगीर का पुत्र था। अगला है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। अब ये नूरजहां कौन है? तो ये जहांगीर की पत्नी है, जहांगीर की। देखिए, जहांगीर एक विधवा से शादी किया था, और विधवा से शादी करने के बाद जहांगीर ने इनको एक नाम दिया, और ये नाम था नूरजहां। तो ये नाम इनको जहांगीर के द्वारा दिया गया था, और जहांगीर की ये पत्नी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बाएं तरफ निर्माता दिखेगा, मतलब किसने बनवाया और क्या बनवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, जैसे बाबर जामा मस्जिद को, हुमायूं दिन पनाह को, अकबर जहांगीरी महल को, और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूरा करवाने का काम किया। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है, ये कहाँ पर है? तो ये है दतिया में। अगला है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये था कंधार। कंधार ये अफगानिस्तान में है, और यही सबसे बड़ा झगड़े का जड़ था। किस क्षेत्र से निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा? ये था कंधार। और इसी के लिए आपने देखा कि जो ईरान के शाह थे और जो मुगल शासक थे, उनमें आपसी झगड़ा होता रहता था। शाहजहां के वल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? वल्ख अभियान शाहजहां ने चलाया, तो इसका ये था कि मतलब कि जो भी काबुल की सीमा से सटे राजा थे मित्र, उनको एक साथ लाना। वह कौन है जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? यह है कलीम, जिसका उपनाम है अबू जलीर। आगे देखते हैं, तो अगला है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? देखिए, मुमताज महल जिनके नाम पे ताजमहल को बनवाया गया शाहजहां के द्वारा, इनका असली नाम था अंजुमंद बानो बेगम। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये है शाहजहां। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाया, तो आगरा से दिल्ली भी लाया शाहजहां ने। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो पता चल रहा होगा कि ये वीडियो एक पूरे क्रम से है। सारे क्वेश्चनों को हम बिल्कुल क्रम से कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इससे पहले वाली सारी वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा एक इतिहास या फिर भूगोल जो भी होगा पूरा कंप्लीट आपका नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा आप पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिए। पीडीएफ से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप कम समय में उसे पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्मारक है और यहाँ पे निर्माता है, मतलब अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये खिलजी वंश का था। खिलजी वंश कब से कब तक रूल किया? 1290 से लेकर के 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी उसमें से दूसरा राजा था। ये अपने चाचा को मार करके राजा बना था। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया। और कहाँ पे? तो फतेहपुर सिकरी में। मोती मस्जिद को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। कहाँ पे? आगरा में। मोती मस्जिद जो कि दूसरी है, ये दिल्ली में है, और दिल्ली की मोती मस्जिद को बनवाया औरंगजेब ने। तो क्वेश्चन एक ही तरह का दिखेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है शाहजहां। ये वही लाल किला है जहाँ पे हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि वह कौन है जो कि बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर यानी कि टैक्स की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया?
मतलब क्या था कि आप देखेंगे कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे मुस्लिम को छोड़कर कोई भी, तो एक टैक्स देना पड़ता था। इसको जो कहा जाता था ये था जजिया कर। इसको ख़त्म करने के लिए जो बनारस के पंडित थे उनका नेतृत्व किया था कबींद्राचार्य ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ ये थे शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी थी? ये हैं दारा शिकोह। सारे वन लाइनर क्वेश्चन है और ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर शीर्षक के तहत। मतलब कि जो भी उपनिषद का अनुवाद किया गया फारसी में, इनका जो शीर्षक था ये था सिर ए अकबर। अगला है कि अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन और शुजा, इनमें से वो कौन है जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना? तो ये था दारा शिकोह। इसी के देख रेख में जो उपनिषद थे उनका ट्रांसलेट किया गया किसमें? फारसी में। किस नाम से किया गया? सिर ए अकबर के नाम से। अगला है कि बी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव में से वह कौन है जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ये हैं ए एल श्रीवास्तव। ये एक इतिहासकार हैं और इन्होंने मुगल काल को स्वर्ण युग कहा। किसके टाइम पीरियड का? तो शाहजहां के। कारण क्या है? क्योंकि इस समय कई ऐसे भवन बने जैसे कि आप ताजमहल को देखते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया गया था किसके द्वारा? ये दिया गया था मीर जुमला के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वह मुगल बादशाह जो कि बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। देखिए जब बलबन आया था, आपने पढ़ा था इसको गुलाम वंश में। गुलाम वंश में बलबन जब आया तो इसने दो प्रक्रिया शुरू की थी, सिजदा और पोबोस। इसमें क्या था कि जो मतलब सुल्तान होता था उसके पैरों को चूमना होता था लेट करके, तो इसको समाप्त किया गया शाहजहां के द्वारा। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब में से वह कौन है जो कि शाहजहां के दरबार में अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? यह है औरंगजेब। और बाद में यही औरंगजेब अपने पिता, यानी कि इसका पिता कौन है? इसका पिता है शाहजहां। शाहजहां को जेल खाने में डलवा दिया। वह मुगल बादशाह जो दो बार जिसका राज्याभिषेक हुआ तो ये था औरंगजेब। एक बार तो शुरू में हुआ, बाद में जब ये अपने भाइयों को हरा लिया तो उसके बाद फिर से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था जिसमें औरंगजेब जीत गया। देखिए औरंगजेब और दारा शिकोह में देखेंगे तो औरंगजेब छोटा था लेकिन फिर भी ये अपने भाइयों को हरा करके राजा बना। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि मुगल बादशाह में वो कौन है जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। ये धर्मट कहाँ पर स्थित है? तो ये है आज के मध्य प्रदेश में। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था ये है सुलेमान शिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी, ये था अकबर। अकबर कौन? अकबर सेकेंड। ये अकबर सेकेंड है, अकबर पहला नहीं है। अगला है कि वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, ये थे राजा जयसिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की? तो ये था 1686। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय किया ये था बीजापुर और गोलकुंडा। देखिए औरंगजेब खुद तो दिल्ली में बैठा था लेकिन अपने सैनिकों को भेजा था कि जाके उधर विजय प्राप्त करो दक्षिण में, मतलब आज के कर्नाटका में, लेकिन वहाँ पे उसके सैनिक जीत नहीं पा रहे थे। उसको जीतने के लिए औरंगजेब उधर जाता है। इसने दोनों को जीत तो लिया, बीजापुर और गोलाकुंडा को, लेकिन वहीं पे औरंगजेब की मृत्यु भी हो जाती है। वह बादशाह जिसके सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे तो ये है औरंगजेब। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं तो जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? देखिए जब अकबर आया था तो इसको खत्म कर दिया था, लेकिन इसको फिर से औरंगजेब ने लगा दिया। और औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया इसका मतलब था दारुल इस्लाम। वह मकबरा जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है, यह है रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरुन्निसा, इनमें से वो कौन है जो कि औरंगजेब की पुत्री थे? तो ये है मेहरुन्निसा।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि औरंगजेब ने साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी किसको, तो जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया गया था, किसके शासनकाल में ये थे, तो ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था किस नाम से, मतलब जो जिला था उसको जिला ना करके उसको सरकार कहा जाता था। और मुगल काल में सेना का प्रधान था कौन, मीर बख्शी, मतलब सेनापति आप कह सकते हैं। वर्नियर, करेरी, मनुची और टेवनियर, इनमें से वो कौन है जो कि मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, मतलब मुगल सेना में इनमें से कौन है जो कि चिकित्सक था। ये ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये था मनुची, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था, मुहतसिब होता था जो लोक आचरण अधिकारी होता था, इसको मुहतसिब बोला जाता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि वो साफ सुथरा प्रशासन लागू कर सके। देखिए मनसबदारी में क्या था कि एक भूमि दे दी जाती थी और उसके बाद से आपको कुछ सैनिक दे दिए जाते थे, आपको इसी भूमि से अनाज उगाना है इन सैनिकों की देख रेख करने के लिए, इसमें से आपको राजा को नहीं देना है, लेकिन जब युद्ध होगा कहीं पे तो आपको सैनिक भेजने पड़ेंगे। ये था मनसबदारी सिस्टम। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो ये था भूम राजस्व, मतलब जो धरती से टैक्स मिलता था, चाहे अनाज के रूप में चाहे किसी भी रूप में, ये मुगल काल में उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, मतलब माल से क्या मतलब है, तो ये मतलब है भू राजस्व। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पे निषेध लगा दिया, मतलब तंबाकू का प्रयोग बंद कर दिया, ये था जहांगीर। देखिए इनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप याद रखिएगा। मुगल प्रशासन में मदद ए मास ये क्या है, तो जो विद्वान होते थे उनको जो भूमि दी जाती थी जो कि राजस्व मुक्त होती थी, मतलब कि उसके लिए विद्वानों को टैक्स नहीं देना है, ये था मदद ए मास। वह जिसने राम सीता की आकृति और रामसीय देवनागरी लेख में युक्त कुछ सिक्के चलाए, तो ये था अकबर। देखिए यहाँ पे मुगल में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, ये यहाँ पे लिखा गया है। इसमें होता क्या था कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, और ये जो मनसबदार थे अनुवांशिक नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हो गया तो उसका बेटा भी वही मनसबदार होगा, ऐसा नहीं था। मनसबदार को 3 श्रेणियों में बांटा गया था और इसमें कुल मिलाकर 33 वर्ग थे। इसमें मशरूत अथवा शर्त पद प्राप्त होते थे, मतलब इस शर्त के साथ, मतलब कि आप ऐसा करेंगे तभी आपको मिलेगा, अगर आपसे इसमें कहीं चूक होती है तो आपसे ये पद ले लिया जाएगा। ये समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये उस समय जो व्यक्ति है जिसको मिलता था उसी के टाइम पीरियड तक रहता था, और इसका चयन होता था उनकी योग्यता के आधार पे। आप कितने योग्य हैं उस आधार पे आपको उतना मनसब मिलेगा, मतलब किसी को 1000 सैनिकों का मनसब मिल गया, किसी को 5000 सैनिकों का मनसब मिल गया, यानी कि जो ये 5000 वाला व्यक्ति है ये ज़्यादा योग्य है 1000 वाले से। अगला है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तांबे के सिक्के को बोलते थे दाम। मध्यकालीन में बंटाई शब्द का क्या मतलब है, देखिए बटाई आज भी आपको सुनने को मिलता होगा अगर आप गांव से हैं तो। मतलब होता क्या है कि अगर आप कोई खेत है, आप इसमें अनाज बो रहे हैं, इसमें जो भी निकलेगा आपको प्रति बीघा 20 किलो देना है, तो ये बटाई वाला तरीका होता है, इसे हम बटाई बोलते हैं। तो ये लगान, उस समय का जो टैक्स लगता था उसको लगाने का एक तरीका था। मुगल चित्रकला के विषय क्या थे, मतलब जो उस समय चित्रकला होती थी, आपने देखा कि जहांगीर के समय पे सबसे ज़्यादा चित्रकला हुई है। तो इस समय युद्ध के चित्र बनते थे, पशु पक्षी के, प्राकृतिक दृश्य बनते थे और दरबारों का चित्रण होता था। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।